पिछले क्लासों में हम लोगों ने न्यूट्रिशन देखा, रिस्पायरेशन देखा, और आज का जो क्लास है उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे या ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट क्या है? पदार्थों को या मैटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है या ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, क्यों चाहिए? होता क्या है कि कई ऐसे जो है आपके फैक्ट्रीज या प्रोडक्टिविटी जहां पर हो, तो दो अलग अलग साइट है। एक साइट है प्रोडक्शन का और एक साइट है कंजम्पशन का, मतलब उपयोग का। अब प्रोडक्शन से कंजम्पशन साइट तक मटेरियल को, सबस्टांस को पहुंचना है, तब ट्रांसपोर्ट जरूरी है, ले जाना जरूरी है सबस्टांस का। क्योंकि प्रोडक्शन साइट कहीं और है और कंजम्पशन साइट कहीं और था। इसकी आवश्यकता जो है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता जो है, वो पड़ती है। अगर ऑर्गेनिज्म का हम बात करें तब किस में पड़ेगी? प्रोडक्ट, आप हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रांसपोर्ट का जरूरत क्यों पड़ता है। तो आराम से बताइएगा कि दो अलग अलग साइट हो और दोनों साइट के बीच में कुछ पदार्थों को लेना देना अगर हो, तब ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है या ट्रांसपोर्ट आवश्यक हो जाता है। खास करके किसी पदार्थ के लिए, किसी मटेरियल के लिए। अब ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है और क्यों आवश्यकता पड़ा? ऑर्गेनिज्म जो था वो आपका दो प्रकार का था, एक सिंपल था और एक कॉम्प्लेक्स था। और आपको हम पहले भी बताए थे, कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको समझना है मल्टी सेलुलर यहां पर, और सिंपल का मतलब आपको समझना है यूनिसेलुलर। अब दोनों जो थे उनमें क्या हो रहा था वो आपको दिखा रहे हैं। इतना ही पे रखना, अगला बार देखो। ट्रांसपोर्टेशन को हम समझाने के लिए पहले थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म की व्यवस्था को देखते हैं। क्योंकि हमको पढ़ना किसमें है? ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है, जीवों में पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म जो है इस संसार का, वो दो प्रकार का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब था यूनिसेलुलर और कॉम्प्लेक्स का मतलब है मल्टी सेलुलर, हाँ, बहुकोशिकीय। अब जो यूनिसेलुलर था, एक तो उसकी एक्टिविटी कम थी तो रिक्वायरमेंट कम था, और जो आपका हानिकारक पदार्थ बनने वाले थे वो भी कम थे क्योंकि एक्टिविटी कम थी। और दूसरा क्या था? यूनिसेलुलर था तो जो सेल जो था वो आपका आराम से एनवायरनमेंट के सीधे कांटेक्ट में था, संपर्क में था। तो क्या करता था? सिंपल डिफ्यूजन से अपने आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था, और जो अनावश्यक पदार्थ बनते थे उसके अंदर, जो अनडिजायरेबल मटेरियल्स बनते थे उसके अंदर, उन्हें वो क्या करता था? एनवायरनमेंट में छोड़ दिया करता था। लेकिन समस्या किसके साथ आया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो था उसमें आउटर जो सेल थे वो क्या थे? डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। किसके? इन्वायरमेंट के। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। लेकिन जो आपका इनर जो था आपका सेल्स, वो क्या था? नो कांटेक्ट में था। कांटेक्ट में था किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ, विथ इन्वायरमेंट, है ना? किसके साथ? तो ये दोनों का बात हम कर रहे थे, विथ इन्वायरमेंट, जिसमें वो रह रहा था मेंट के साथ, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ। तो अब बात क्या यहां पर आ रहा था? जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं था, ये क्या था? डायरेक्ट कांटेक्ट में था।
और उसमें से कुछ सेल जो थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो थे, सीधे संपर्क में तो थे, तो आराम से एक्सचेंज कर लेते। लेकिन जो अंदर के सेल्स था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था तो उसको उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना या जो अनावश्यक पदार्थ जो बन रहा है बॉडी के अंदर उसको देना संभव नहीं था उतनी आसानी से, जितनी आसानी से संपर्क में रहने पर होता। इसलिए मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था इसमें क्या बना, इसमें आपका ऑर्गन बन गया। तो ऑर्गन का निर्माण क्यों हुआ मल्टीसेलुलर में, अगर कोई पूछे तो आराम से बताओगे, क्योंकि इनर जो सेल्स थे उनको उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अनडिजायरेबल पदार्थों को हटाने के लिए अंगों की आवश्यकता पड़ी, ऑर्गन्स की आवश्यकता पड़ी, एक व्यवस्थित ढंग से काम करने की आवश्यकता पड़ी। अब ऑर्गन्स भी जो है ना और व्यवस्थित ढंग से काम करने लगा और ऑर्गन सिस्टम बनाया। और इससे फायदा क्या हुआ, इससे स्पेशलाइजेशन आया, है ना, स्पेशलाइजेशन आया। और स्पेशलाइजेशन से फायदा होता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता या कोई चीज पूरा करने की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाता है। इसीलिए हर लोग क्या कहते हैं कि विशेषज्ञता अर्जित करनी चाहिए अपने काम के प्रति, अपने कोई भी रोजगार के प्रति या अपने वर्क के प्रति जो है ना हमेशा क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन प्राप्त करनी चाहिए, विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि आपको काम करने की क्षमता जो होती है आपकी वो काफी गुना बढ़ जाती है। यही हुआ यहाँ भी कि जैसे जैसे जो है ना वातावरण में समस्या उत्पन्न हुआ, हाँ, जैसे जैसे जो है ना वो आपका क्या हुआ, रिक्वायरमेंट को पूरा करना था अंदर वाले का भी, तो ऑर्गेनिज्म क्या किया, अपने आप में सुधार लाया और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया जिसे ऑर्गन कहते हैं। और वो ऑर्गन जो है ना पार्टिकुलर काम को करना शुरू किया और आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, जिससे इस ऑर्गेनिज्म का एफिशिएंसी बढ़ गया, क्योंकि इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा था, हाँ, मोर एक्टिव, इसलिए इसकी जरूरत भी ज्यादा था। और क्या था, वो हानिकारक पदार्थों को हटाने का या अनडिजायरेबल पदार्थों को हटाने की आवश्यकता भी ज्यादा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब ऑर्गन सिस्टम का है तब क्या समस्या बनी लगी, कोई ऑर्गन जो है, अब ये समस्या आने लगा कि प्रोडक्शन कहीं और पर हो, कंजम्पशन कहीं और पर हो। जैसे हम मनुष्य में देखते हैं, हाँ, हम डाइजेशन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, उसके पार्टिकुलर ऑर्गन और सिस्टम था, वो आपके एब्डोमेन रीजन में क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन के बाद आपको जो न्यूट्रिशन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो आपको सबको चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, जो हाथ है उसके भी, मतलब हैंड के जो सेल्स है उसको भी चाहिए, टिश्यू को भी चाहिए, पैर के जो है ना वो सेल्स या टिश्यू उसको भी चाहिए। लेकिन डाइजेशन हो कहाँ रहा था, डाइजेशन आपके एब्डोमेन क्षेत्र में हो रहा था। अगर डिफ्यूजन से जो है ना न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता हम लोगों में तो क्या होता, आज खाए थे वो पैर तक पहुंचते पहुंचते वो आपका महीनों साल लग जाता, महीनों लग जाते, साल लग जाते। तब क्या किया आपका बॉडी जो है ना एक सिस्टम डेवलप किया कि भोजन को जल्दी से जल्दी जो है ना न्यूट्रिएंट्स को जल्दी से जल्दी उसके रिक्वायरमेंट वाले साइट पर पहुंचाया जा सके। और इसके लिए जो है ना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया आपके बॉडी में। प्लांट्स में चूंकि एक्टिविटी कम थी, उसके रिक्वायरमेंट्स कम थे, और तो और उसमें जो है ना आपका क्या था, डिफ्यूजन बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा था, चूंकि उसमें स्पेशलाइजेशन कम हुआ था, तो वो आराम से अपने आवश्यकताओं को कम कर लिया और आवश्यकताओं को कम करके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कम किया, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कम है। आज यही हो रहा है, जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, हम क्या होते जा रहे हैं, हमारा मूवमेंट बढ़ती जा रही है, गतिविधियां बढ़ती जा रही है, एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और गतिविधियां बढ़ने के कारण हमको स्पेशलाइजेशन वाले क्षेत्रों की खोज करनी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था, एक सामान्य व्यक्ति जो होता था वो कई कामों को पूरा कर लेता था, वो आपका घर में खेती भी कर लेता था, हाँ, वो नौकरी पैसा कमाने वाला काम भी कर लेता था, वो बच्चों को पढ़ा भी लेता था, और तो और वो जो है ना वो आपका संस्कार भी अच्छे अच्छे बातों को भी बताता था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि गतिविधियां बढ़ गई है, एक्टिविटी बढ़ गई है,
तो उसको स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, फिर शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी पढ़ाने के लिए, इलाज के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ी, हाँ, और घर वगैरह के निर्माण के लिए जो है ना इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ी, और तो और अब सूचनाओं को भेजने के लिए हम लोग इंटरनेट, और तो और जो है ना इंटरनेट के साथ साथ कई तरीकों की खोज करनी शुरू कर दी हम लोगों ने। पहले क्या होता था, क्योंकि एक्टिविटी कम थी तो सूचनाएं कम थी, सूचनाएं कम थी तो आपका जो है ना आराम से सूचना किसी तरह से जाता था और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब 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 जरूरतें बढ़ी, एक्टिविटी बढ़ी, तो सूचनाओं को जल्द से जल्द पहुंचाने का बात शुरू करना पड़ा। तो इसलिए जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का बात आया। तो जो आपका पूछेगा कि सिंपल में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है या ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो आप बता दोगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है और वो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्वायरमेंट के होता है, प्लस लेस एक्टिव होता है, तो डिफ्यूजन से उसका काम चल जाता है। लेकिन मल्टीसेलुलर जो होता है, क्योंकि उसका पहला बात तो ये है कि उसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, और दूसरा बात ये है कि उसके सारे के सारे सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए उसको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। और जब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, तो उनको आपस में पदार्थों का आदान प्रदान करना पड़ रहा था, आपस में अपने उत्पादों का आदान प्रदान, प्रोडक्ट का आदान प्रदान करना पड़ रहा था। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की व्यवस्था की गई या करनी पड़ी। तो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपका इल डेवलप होता है एनिमल्स के तुलना में। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्लांट कम एक्टिव होता है और एनिमल्स जो होते हैं मोर एक्टिव होते हैं। जब मोर एक्टिव होंगे तो मोर बड़ी मतलब ज्यादा अच्छा आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ज्यादा व्यवस्थित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। जैसे गांव में एक्टिविटी चूंकि कम होती है शहरों के तुलना में, यहाँ पर हम लोग समय पकड़ते हैं, चूंकि एक्टिविटी ज्यादा होता है तो शहरों में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और गांव में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता कम पड़ती है, चूंकि वहाँ की एक्टिविटी भी कम होती है तुलनात्मक रूप में शहरों से। तो अब हम आगे बढ़ते और शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का बात, क्योंकि शुरुआत में जो है ना वो आपका हमको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ही पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्लांट में आ जाते हैं, आराम से समझ लेते हैं। गैसों की आवश्यकता ज्यादा पौधों को क्यों नहीं पड़ रही है, या फिर जो भी है, अगर ये प्लांट है तो प्लांट को एक बात को लेना होगा, कंपैरेटिवली इसके तुलना में जब एक्टिविटी कम है तो रिक्वायरमेंट भी कम होगा, मतलब O2 CO2 का एक्सचेंज भी कम करना होगा, तो इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ी। जब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं पड़ी तो रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, नो ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी गैसेस की आवश्यकता ज्यादा जो है ना ट्रांसपोर्ट की नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कम थी। तो पार्टिकुलर रीजन जो था वो आपका पार्टिकुलर काम कर दिया जो है ये मिलेगा फ्रॉम रूट और प्लस ये दो जगह से मिलेगा। जब ये दो जगह से मिलेगा तब इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। रिमूवल ऑफ वेस्ट में क्या होता है, मोस्टली यूज सारा जो है ना यूज हो जाता है, इसलिए इसके लिए भी नहीं चाहिए। तो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मेनली होता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, गैसों के लिए नहीं होता। गैसों के लिए क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी गतिविधियां कम है और इसीलिए प्रत्येक रीजन जो है अपना अपना गैसेस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से कर देता है या आपका लेन देन कर देता है। लेकिन न्यूट्रिएंट जो था वो अलग अलग क्षेत्र से मिल रहा था और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में पूरा का पूरा बॉडी नहीं है, रूट के साथ, सॉरी वो आपको चाहिए, सॉरी यहाँ पर हम लिख रहे थे रूट नहीं, ये चाहिए था इसको कहाँ से, सॉइल से, सॉरी सॉइल। और सॉइल से लेगा कौन, जो सॉइल के टच में होगा। एटमॉस्फेयर से लेगा कौन, जो एटमॉस्फेयर के टच में होगा। तो सॉइल से इसको रूट से, रूट से और एटमॉस्फेयर से इसको लीक से,
क्या तो जरा सोचो, लीफ अलग ऑर्गेन हो गया और रूट अलग ऑर्गेन हो गया। अब इसको क्या, या पार्ट हो गया बॉडी का, सॉरी अलग पार्ट हो गया, तब इसको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से इसको अलग अलग व्यवस्थाएं मिल गई। तो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता या ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता तब होती है जब साइट अलग अलग हो। अगर साइट सेम हो तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे वेस्ट का, वेस्ट को अधिकांश यूज कर ले रहा था तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ही नहीं। और गैसों के लिए क्या था, क्योंकि गैस जो है ना आपको वो आपका जो ले रहा था उसी को निकाल रहा था अगले प्रोसेस में, और एक प्रोसेस में ले रहा था तो एक प्रोसेस में निकाल रहा था। फोटोसिंथेसिस में ले रहा था CO2 को तो O2 को निकाल रहा था, और रिस्पायरेशन में ले रहा था किसको, O2 को, तो CO2 को निकाल रहा था। ये प्रोसेस जो है ना आपका अल्टरनेट होने के कारण इसमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता गैसों में क्यों नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट प्रोसेस होता है या अपोजिट प्रोसेस होता है। अपोजिट प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, और अपोजिट प्रोसेस होने के कारण एक्सचेंज ऑफ गैसों की आवश्यकता इसको नहीं है। लेकिन तो अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के लिए दो ट्रांसपोर्ट जो है ना उसका आपका व्यवस्था है। हम आपके पीछे बात आता है तो जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल ना, वाटर। तो अगर जाइलम कहा जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो आपका वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, फ्लोएम फूड। अगर फूड का ट्रांसपोर्ट होना होगा तो फ्लोएम से होगा। दो ही आपका उसका जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो पार्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करता है। गैसों का एक्सचेंज तो गैसों का एक्सचेंज होता है लेकिन ट्रांसपोर्ट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके उसकी एक्टिविटी कम है, और इसलिए जो है ना गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑर्गन की आवश्यकता नहीं थी, या पार्टिकुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑर्गन की आवश्यकता नहीं। लेकिन भोजन जो था वो अलग अलग क्षेत्रों से मिल रहा था, उसका सोर्स अलग अलग था, इसलिए भोजन के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता थी। और जाइलम उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है या रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स में, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स या जो बने बनाए फूड होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट इसमें कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब जाइलम और फ्लोएम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है प्लांट बॉडी में। अगर हम प्लांट बॉडी को ले तो प्लांट बॉडी को सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि था कहाँ रूट, तो ये सॉइल था। सॉइल के नीचे वाले जो क्षेत्र थे वहां पर रूट था, और सॉइल के ऊपर का जो क्षेत्र था वो आपका सूट था। सूट जो था वो क्या कर रहा था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहा था, ऑर्गेनिक फूड दे रहा था। और ये जो रूट है वो दे रहा है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल दे रहा है। समस्या यहाँ पर इसलिए आई, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता प्लांट में किसके लिए है, तो फूड के लिए है, न्यूट्रिएंट्स के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है। क्यों भैया, क्योंकि रॉ मटेरियल जो उसका न्यूट्रिशन का है वो मिलेगा कहाँ, रूट के पास, और जो आपका फूड है ऑर्गेनिक फूड जो बना बनाया भोजन है वो मिलेगा कहाँ, शूट के पास। नतीजतन शूट से जो है ना रूट तक जाना है किसको, फूड को। कौन फूड, ऑर्गेनिक फूड को। और रूट से शूट तक जाना है किसको, रॉ मटेरियल, मटेरियल को। किसका रॉ मटेरियल, उसके न्यूट्रिशन का रॉ मटेरियल। हाँ, ये हो रहा था किसके लिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन के लिए हो रहा था। तो न्यूट्रिशन का जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका प्लांट में दो होता है, एक होता है H2O मिनरली और मिनरल्स होता है, जो कि इसमें सहायक होता है। तो H2O और मिनरल्स हो गया, प्लस मिनरल्स कर वो आपका इसके थ्रू गया। और दूसरा जो है आपका वो है कौन, रॉ मटेरियल में CO2। CO2 जो है वो भी आपका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है, और ये भी क्या है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को उसको ट्रांसपोर्ट करना था नीचे से ऊपर पानी को, और CO2 तो ऊपर ही मिल जाता, क्योंकि फूड का फॉर्मेशन कहाँ होना था, तो ये आपका यहाँ पर क्या होने वाला था, फॉर्मेशन होने वाला।
और ये क्या था, अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल। तो भोजन बनाना कहाँ है, भोजन बनाना कहाँ है, रूट के पास था, जबकि CO2 का आपका ऊपर में था। तो ये तो ऊपर से ले लेता, लेकिन बाकी जो रॉ मटेरियल्स का H2O वगैरह उसको कैसे ले जाए। इसको ले जाने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया और उसका नाम रखा गया है एसेंट ऑफ सैंड। देखो एसेंट का मतलब होता है मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। और सैंड का मतलब होता है कलर या मिनरल, या सांस हो जाएगा, इसमें कट जाएगा। तो वो आपका H2O और साल्ट का जो है ना, उसको आपको सैप को ले जाना था नीचे से ऊपर। अब इसके लिए जो है ना दो व्यवस्थाएं थी। पहला आपका जो था, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, किसके थ्रू होना था, तो इसके लिए जरूरी था जाइलम, जाइलम। और ये जो आपका फूड मटेरियल जो आ रहा था, फूड आ रहा था, ये फूड आ रहा था किसके थ्रू, फ्लोएम के। तो फ्लोएम जो है ना नीचे की तरफ लेके आ रहा था, और इसके आपका जो प्रोसेस था इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट में जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो प्रोसेस के रूप में होता है। पहला है एसेंट ऑफ सैप के रूप में और दूसरा है ट्रांसलोकेशन के रूप में। एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो आपके मटेरियल्स है H2O और रॉ मटेरियल्स, वो रूट से जाते हैं किसके पास, शूट के पास। जबकि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड जो शूट में बना है, मेनली आपका लीफ के पास बना है, या ग्रीन पार्ट जो है स्टेम का, शूट का, जिसको स्टेम भी बोल सकते हैं अगर ग्रीन है तो अगर ग्रीन स्टेम पार्ट है तो वहां से होगा किसके पास, पूरे बॉडी में या रूट के पास। तो ये आपका होता था फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन, जबकि आपका जो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट था वो होता था एसेंट ऑफ सैप से। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ किसका, H2O प्लस साल्ट। ग्रेविटी के अगेंस्ट साल्ट और मिनरल्स का कहाँ जाना, ग्रेविटी का अगेंस्ट मतलब कहाँ जाना, पृथ्वी से दूर जाना, और पृथ्वी से दूर जाना मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी से दूर जा रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है, सॉइल से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एसेंट ऑफ सैप ये होगा किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम जो है ना वो किसका करेगा, फूड का ट्रांसलोकेशन करेगा, और वो होगा आपका जहां बनता है वहां से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। प्लस इसमें फूड के साथ साथ हार्मोन का भी जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि एपेक्स पर हार्मोन्स बनता है, समांतर टिप पर बनता है, प्लांट के शूट टिप पर या रूट टिप पर, उसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के द्वारा ही होता है। तो अभी वर्तमान में हमारे दिमाग में दो बात आ जानी चाहिए कि मल्टी सेलुलर में ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उसको स्पेशलाइजेशन था, उसमें जो है ना एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा थी, तो स्पेशलाइजेशन लाना पड़ा उसको, अपने काम में जो है ना वो विभिन्नताएं लानी पड़ी, अलग अलग ऑर्गेन्स और ऑर्गेन सिस्टम बनाना पड़ा। और ये जो ऑर्गेन्स और ऑर्गेन सिस्टम है उनके प्रोडक्ट को एक से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता थी। प्लांट जो होता है वो आपका उसमें सिंपल तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि उसमें आपका गैसों का ट्रांसपोर्ट का आवश्यकता नहीं पड़ता, उसकी गतिविधियां कम होती हैं। प्लस उसमें जो वेस्ट बनते हैं उसको दोबारा उपयोग कर लेता है मैक्सिमम, तो इसलिए उसको उसका भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसमें ट्रांसपोर्ट मुक्त होता है किसका, गैसों का होता है। और वो जो गैस है वो गैस का होता है, और किसका होता है, इनऑर्गेनिक पदार्थ, सॉरी गैसों का नहीं होता है, इनऑर्गेनिक पदार्थ का होता है, जो आपका H2O के रूप में और मिनरल्स के रूप में उसको मिलता है, कहां से, रूट से मिलता है, रूट के द्वारा लिया जाता है, कहां से, सॉइल से। ठीक है, तो अभी हम इस पे बात कर, एसिड को ऐसे समझ लो बाबू, जैसे हम क्या कर रहे हैं, नीचे मिट्टी के मतलब अपने मकान में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहे हैं हम।
है ना। एक तल्ला से दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, चौथा तल्ला, मतलब ऊपर जा रहे हैं हम, आकाश की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एसेंट कहलाएगा। अगर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऊपरी तल्ला से नीचे आएंगे, तो क्या कहलाएगा? डिसेंट कहलाएगा। डिसेंट का मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो डिसेंट। तो हम लोग अगर मकान में भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या कहेंगे? उसको एसेंट कहेंगे। तो एसेंट इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है मूवमेंट अवे, जो है ना, कहां से? अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस से दूर की तरफ मूवमेंट क्या कहलाएगा? एसेंट कहलाएगा। तो दूर का मतलब क्या होगा? अगर हम दायां जाते हैं तो पृथ्वी पे जाते हैं, बायां जाते हैं तो पृथ्वी की सतह पर ही जा रहे हैं। तो ऊपर जाएंगे तभी तो आपका पृथ्वी की सतह से दूर जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो पृथ्वी के और नजदीक जाएंगे हम। तो इसीलिए एसेंट का मतलब है, अभी वर्तमान में आप यही समझ लो कि पृथ्वी के सतह से दूर जाने का मतलब है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एयर की तरफ जा रहे हैं। और सैप का मतलब क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखे भी हैं, H2O और साल्ट, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उनको एक साथ हम लोग सैप कहते हैं। मतलब घोल, पानी का घोल एक तरह से कर सकते हो, जिसमें वाटर है मेनली सॉल्वेंट के रूप में, और उसमें और जो है ना सॉल्यूट्स क्या है, मिले हुए हैं, तो उसको कहेंगे सैप। तो एसेंट ऑफ सैप किसके लिए हो रहा था? रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए। कहां से? रूट से शूट तक। जबकि आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो फूड बन रहा था शूट के पास, मेनली ग्रीन पार्ट में जिसमें लीफ शामिल था, वहां से पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था आपका ऑर्गेनिक फूड का, वो आपका किसके मदद से हो रहा था? फ्लोएम के मदद से हो रहा था, और उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है ये टू वे होता है ना। ये आपका टू वे है, मतलब ये आपका दोनों तरफ होता है। हाँ, बाई डायरेक्शनल होता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी। लेकिन एसेंट ऑफ सैप जो होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। आप लोग में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो बाई डायरेक्शनल कैसे है, वो भी तो ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो बाबू, बाई डायरेक्शनल क्यों उसको कह रहे हैं, उसका एक रीजन है, और इसको यूनिडायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। देखो, कभी भी कभी भी किसी पौधे को अगर पानी चाहिए तो उसको हमेशा उसके कहां से मिलेगा, किस भाग से मिलेगा? रूट से मिलेगा। रूट कहां पर है? सॉइल में है। तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा। कौन? एसेंट ऑफ सैप। मिनरल्स और वाटर उसको हमेशा प्लांट को, अभी तक जो है ना ऐसा व्यवस्था हम नहीं बना पाए हैं कि उसको प्लांट को मिनरल्स और पानी उसके जो है ना वो आपका कौची से दे दे भाई, उसके जो है ना लीफ से दे दे। जब भी उसको लेना होगा तो किससे लेगा? वो रूट से लेता है मैक्सिमम। तो जब वो रूट से लेगा तो रूट हमेशा कहां रहेगा? नीचे की तरफ, सॉइल की तरफ। तो सॉइल से हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। तो एसिड ऑफ सैप हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एक ही तरफ होता है। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए इसको एसिड कहते हैं। और सैप का मतलब वाटर और मिनरल्स, है ना। अब यहां पर आते हैं, ये बाई डायरेक्शनल क्यों होता है? तो हो सकता है कि आपका जो लीप्स है वो लीप्स ऐसे है, जैसे मान लेते हैं ये हाथ हमारा लीप्स है ना, ये लीप्स है। तो यहां पर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन जो नए आपके जो आते हैं जो सेल्स या पौधों में जो ग्रोथ होता है, वो एपेक्स पर देखिएगा वहां पर क्लोरोफिल कम होता है। तो वहां पर फूड चाहिए, उसको भी फूड चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है वहां पर, मेस्मेटिक टिश्यू है। तो मेस्मेटिक टिश्यू का अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत भी नाइन्थ में हम लोग पढ़े हैं कि एपेक्स जो होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर मेस्मेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू नहीं है। मेस्मेटिक टिश्यू जो है फोटोसिंथेसिस न के बराबर करता है। हाँ, उसमें डिवीजन होता है, बार बार कोशिका विभाजन होता है, तो उसको भोजन तो खूब चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें विकास हो रहा था। जैसे बच्चा को आप समझ लो, मेस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को ऐसे समझ लो, छोटा बच्चा आपके घर में है और एक आपका वयस्क है। वयस्क क्या करते हैं? वो जितना आपको उनको चाहिए उतना वो कमाते हैं या उससे ज्यादा कमाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो है ना, जितना उनको चाहिए वो सिर्फ दूसरे से लेते हैं, खाते हैं। उनमें विकास बहुत तेजी से होता है। छोटे बच्चों में विकास वो वयस्क से बहुत ज्यादा होता है। वयस्क में विकास करके रुक जाता है, लेकिन बच्चों में विकास तेजी से होता है, अर्थात उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो आपका काम नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, वो केवल खा सकते हैं।
तो खाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरे से लेना पड़ेगा। तो मेस्टमेटिक टिश्यू जो है ना एपेक्स पर है, हाँ, या तो रूट एपेक्स पर या शूट एपेक्स पर। तो शूट एपेक्स पर जो होगा उसको भी फूड चाहिए, और फूड मिलेगा कहां से, उसको लीफ से या ग्रीन पार्ट से। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि फूड जो होता है उसका आपका जो मूवमेंट होता है, मतलब ट्रांसलोकेशन होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक ही दिशा में मूव करता है। अब किससे हो रहा था, जाइलम से। अब हम आते हैं पौधे के शरीर में जाइलम और फ्लोएम कहां होता है। प्लांट बॉडी में जो है ना, रूट या शूट में दो प्रमुख हिस्सा होता है, लकड़ी और उसका छाल, है ना। पौधे के तना में दो रीजन होता है, बाहरी जो सरफेस होता है उसको छाल बोलते हैं या बार्क बोलते हैं। हाँ, तो पौधे का जो आपका तना या जो भी आपका है रूट, जड़, है ना, शूट या रूट, उसका जो बाहरी आपका सरफेस होता है उसको बार्क कहा जाता है या आप छाल बोलते हो। आप देखे होंगे काटा हुआ पेड़ होगा रखा हुआ, तो उसमें देखिएगा बाहर में जो है ना वो छाल जैसा होता है, मोटा सा, है ना, उसमें आपका फ्लोएम होता है। हाँ, बार्क में फ्लोएम होता है। लेकिन वुड जो होता है वो क्या होता है, ऑफ जाइलम। वुड बना ही हुआ होता है जाइलम का पूरा ऑफ जाइलम। तो आप बोलोगे तो बार्क इसका मतलब फ्लोएम का रहेगा, नहीं, फ्लोएम प्रेजेंट होता है उसमें एक पतला लेयर के रूप में। तो फ्लोएम जो है ना वो कम होता है। हमसे कई बार लोग क्या बोलते हैं कि भोजन को बनाने के बाद छिपा के रखना चाहिए। प्रकृति क्या कहती है, देखो नहीं, अपने कच्चे माल को बचा के रखो, है ना, जो आपको भोजन बनाने के लिए आवश्यक है उसको रखो आप बचा के, और जो भोजन बना चुके हो उसको बांटो। देखो ये बाहर की तरफ रखता है, और जो आपका कच्चा माल है उसका भोजन बनाने के लिए उसको अंदर से ले जाता है। तो जाइलम जो है वो वुड में होता है, लकड़ी में। जो भी लकड़ियां आपके घर में बनती है, सामान जो भी बनता है लकड़ियों का, वो आपका चाहे तो टेबल हो, कुर्सी हो, या फिर दरवाजा खिड़की हो, या फिर आप जो है ना डिफरेंट तरह का फर्नीचर्स बनाते हैं, जो भी हो आपका फर्नीचर में सब आ जाएगा। हाँ, वो सारे के सारे जो होते हैं वुड के होते हैं, और वुड किसके बने होते हैं, जाइलम के। तो जाइलम कहाँ पाया जाता है पौधों में, आपका उसका वुड के रूप में या सेंटर में, ध्यान रखिएगा ये सेंटर में है, ठीक है। और इधर क्या है, पेरीफेरी है। तो पेरीफेरी में कौन रहेगा, बार्क या जाइलम। आराम से हो जाएगा। जाइलम कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, बार्क में, छाल में, है ना। जबकि लकड़ी जो होता है किसी पौधे का वो क्या होता है, उसका जाइलम होता है। फ्लोएम बार्क में, सॉरी, फ्लोएम बार्क में और जाइलम वुड में, या वुड, जाइलम तो वुड ही है ही। हाँ, ये क्या करेगा, एसेंट ऑफ सैप। हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो मूवमेंट होगा एक डायरेक्शन में होगा, यूनिडायरेक्शनल। जबकि बार्क में जो आपका मूवमेंट होगा, फ्लोएम में जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। बार्क में जो मूवमेंट होने वाला है वो आपका बाई डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर की तरफ भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा बार्क में, फ्लोएम में, जिसको ट्रांसलोकेशन कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं जाइलम में थोड़ा सा, और फ्लोएम में बात करते हैं। एक मिनट, हम आपको क्या बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट में होगा वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा होगा। और स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन कौन है, दो था, एक जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, और एक फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। फ्लोएम जो होगा वो बार्क में होता है, जबकि आपका जो लकड़ी होता है किसी भी पौधे का, वुड होता है, वो उसका जाइलम होता है। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का बना हुआ होता है,
और दोनों के दोनों में जो भी सेल्स होते हैं वो सब के सब नॉन डिविजिबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के हैं। परमानेंट टिश्यू क्यों बोले हैं? क्योंकि नॉन डिविजिबल सेल्स के बने हुए हैं। सारे के सारे जो सेल्स इसमें होंगे नॉन डिविजिबल होंगे। इसका जाइलम का क्या हो गया? इनऑर्गेनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का क्या हो गया? ऑर्गेनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना। हाँ, फूड का ट्रांसपोर्ट या ऑर्गेनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना। अब इसमें जो आपके 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, कौन कौन है भाई? इसीलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। तो पहला है आपका, जिसका नाम है वेसल। वेसल जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके साथ? ट्रैकिट्स के साथ। ट्रैकिट्स भी अर्थात हमको अब अभी जो 10th में पढ़ना है, 9th में पढ़े थे हम लोग ये सब टिश्यू, लेकिन 10th में जो पढ़ना है, अगर जानना है तो ये दोनों के बारे में जानना है, नीचे वाले के बारे में नहीं जानना है। क्यों नहीं जानना है भाई? तो नीचे वाले का काम ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट जो है उसमें नीचे वाले दोनों सेल्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ वेसल और ट्रैकिट्स का काम है। देखो यहां पर ऐसे हम तब भी बता दे रहे हैं, वेसल और ट्रैकिट्स और जाइलम फाइबर्स ये तीनों के तीनों थिक वाल्ड होते हैं, मतलब उनमें सेल वाल की संख्या 1 से ज्यादा होता है और ये डेड होते हैं। वेसल और ट्रैकिट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O और मिनरल्स करते हैं, जबकि जाइलम फाइबर जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब प्लांट बॉडी को वो आपका मजबूती देता है, उसको सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। तो खड़ा होने में जो मदद करता है वो कौन है? जाइलम फाइबर्स। ऐसे जो आपका वेसल्स और ट्रैकिट्स है वो भी मदद करते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O और मिनरल्स। आपका जो जाइलम आपका पैरेन्काइमा जो होता है वो थीन वाल्ड होता है और लिविंग होता है, ये ध्यान रखना है। इसका काम है फूड स्टोरेज। अगर अब हम इसके कंपैरेटिवली फ्लोएम का बात करें तो वो भी 4 डिफरेंट तरह के सेल्स का बना होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। पहला है सीव ट्यूब, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस सेल का काम है? सीव ट्यूब का काम है। कंपेनियन सेल्स जो होता है दूसरा उसका आपका टाइप ऑफ सेल्स है, उसका काम है हेल्प करना। किसको? सीव को। वो जो सीव ट्यूब्स है उसको हेल्प करता है, वो कंपेनियन सेल, सहायक सेल है वो। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम वही हो जाएगा जो यहाँ है, फूड स्टोरेज। और फ्लोएम फाइबर्स क्या हो जाएगा? मैकेनिकल सपोर्ट। जो इसमें काम था वही काम फाइबर्स का यहाँ भी है, और जो काम आपका यहाँ पर पैरेन्काइमा का था वही काम यहाँ पैरेन्काइमा का है। अंतर सिर्फ इतना ही है। क्या अंतर है भैया? कि वहां पर फ्लोएम में था, इसमें फ्लोएम में है, तो इसमें जाइलम में है। ये दोनों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों का कॉमन काम हो गया। इसमें बता रहे हैं प्लांट में कि प्लांट में जो फ्लोएम था उसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये थीन वाल्ड होते हैं, लिविंग। जबकि वो जो फ्लोएम फाइबर होता है वो थिक वाल्ड होता है और डेड होता है। इसमें सिर्फ एक डेड है, जबकि उसमें देखो तीनों के तीनों डेड हैं, वेसल, ट्रैकिट्स और जाइलम फाइबर। लिविंग सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है। इसमें आपका सिर्फ डेड जो है ना, अगर हम ध्यान में रखें तो लिविंग सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें डेड केवल फ्लोएम फाइबर से, बाकी सब लिविंग है। अब हम अलग अलग हमको जो है ना देखना है अपने सिलेबस के अनुसार या अपने बात के अनुसार, तो दोनों हमको देखना पड़ेगा, वेसल और ट्रैकिट जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, और यहां पर देखना पड़ेगा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। का है भाई? सीव ट्यूब तो ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन उसको मदद कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। तो थोड़ा सा कंपेनियन सेल को देखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा अभी फिगर से देखते हैं। तब ये वेसल जैसा काम करता है, नली जैसा काम करता है। तो फिर से सुन लो क्या बोले, वेसल और ट्रैकिट्स दोनों के दोनों थिक वाल्ड होते हैं। अंतर क्या होता है? वेसल और ट्रैकिट्स जो है ना दोनों एक से ज्यादा सेल्स के एक के ऊपर एक ऐसे सजने से बनते हैं। जैसे हम लोग पाइप जोड़ते हैं ना बोरिंग करने के लिए, अंदर में क्या करते हैं? एक के ऊपर एक पाइप को लगा देते हैं ऐसे, और भी पाइप जोड़ते चले जाते हैं इसमें, और पाइप ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये जो नली बना है, वेसल बना है,
ट्यूब बना है वो एक से बना है या एक से ज्यादा लोग के मिलने से बना है? तो कई जो है ना कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो इससे एक नलीनुमा रचना बना है। यहाँ भी यही होता है। बेसल और ट्रैकेट जो है ना एक अकेला सेल नहीं है, बल्कि उसका कई सेल जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं और वेसल और ट्रैकेट्स का निर्माण करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? तो जो वेसल होता है उसके जो कंपोनेंट सेल्स होते हैं वो बीच से देखो पूरी तरह से खुल जाते हैं, जबकि ट्रैकेट जो होता है उसका जो कंपोनेंट सेल होता है वो पूरी तरह से बीच में खुला हुआ नहीं होता है। वो आपका देखिए वो आपका बंद ही रहता है। अभी आपको अंतर अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो आपको हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बांस देखे होंगे, बांस और बांसुरी। बांस और बांसुरी में क्या अंतर है? दोनों जो है ना एक ही पौधा का बना हुआ है। बांस जो होता है उसमें जो गांठ होता है वो गांठ बंद होता है, वो पूरी तरह से यहां से वहां तक खुला नहीं होता है। जबकि बांसुरी में क्या किया जाता है? गांठ को बीच से हटा दिया जाता है, पूरी तरह से खोल दिया जाता है। तो भेसल में यही होता है कि कई टुकड़े हैं सेल्स का, माने कई सेल्स है जो आपस में टुकड़ों के रूप में जुड़ा हुआ है और उनके बीच का जो दीवार होता है वो पूरी तरह से हट जाता है, जिससे ये ट्यूब बन जाता है। ये कंप्लीट ट्यूब है, ये कंप्लीट ट्यूब जैसा होता है, ट्यूब हो जाता है। जबकि ट्रैकेट्स में क्या होता है कि उसके जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपके जोड़ पर वैसे के वैसे ही हैं। जैसा कि बांस में हम देख रहे थे कि प्रत्येक जोड़ पर क्या था? गांठ था। तो इसमें आपका वैसे के वैसे ही रह जाता है, अर्थात ये इनकम्प्लीट आपका है, ये इनकम्प्लीट ट्यूब है। ये कंप्लीट ट्यूब नहीं है, ये इनकम्प्लीट ट्यूब है, जोड़ जोड़ पर आपका पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। तो ज्यादा किसमें तेजी से पानी आएगा जाएगा? तो जो पूरी तरह से खुला हुआ है उसमें ज्यादा जाएगा, और इसमें क्या होगा? धीरे धीरे जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर बीच में कटा हुआ जैसा क्या बनाया है? ये पीट्स बनाए हैं। पीट्स जहां पर होगा ना वहां सिंगल वाल होता है, लेकिन बाकी जगहों पर कितना वाल है? 2 वाल्स है ना। दोनों में आप देख रहे होंगे दो दो दीवाल है, दो दो दीवाल है। थिक वाल था ये, इसलिए तो इसको हम लोग थिक बोल रहे थे, मोटा बोल रहे थे। लेकिन जहां पर पीट्स होता है सिंगल वाल होता है, अर्थात ये कैसा होता है? थीन होता है, थीन होता है, पतला होता है। ध्यान रखिएगा कि जहां भी आपका पीट्स होता है वहां पर थीन होता है। तो इसमें केवल पीट्स के द्वारा ही आदान प्रदान होगा, इसमें पीट्स के द्वारा ही आदान प्रदान होगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे होगा। तो इसमें जो एसेंट ऑफ सैप होता है उसका रेट कम होता है, किसमें? ट्रैकिट्स में। क्यों भैया? क्योंकि जो उसके कंपोनेंट सेल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं, उनके बीच का दीवार पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता, बल्कि वो आपका पतला दीवार के द्वारा, मतलब सिंगल वाल वहां पर होता है, जिसके चलते धीरे धीरे आपका मूवमेंट होता रहता है, रुकता नहीं है, मूवमेंट होता रहता है, क्योंकि वहां पर पतला होता है दीवार जहां पर वो आपस में जुड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि जहां पर वो जुड़ता है वो पूरी तरह से क्या होता है? खुल जाता है। तो इसमें एसेंट ऑफ सैप तेजी से होता है। तो इसमें जो आपका होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। जबकि इसमें क्या होता है? स्लो होता है। हाँ, स्लो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि किसमें होगा फास्ट और किसमें स्लो, वो ध्यान रखना है। अब देखो ये आपका जो है ना भेसल और ट्रैकिट्स दोनों के दोनों जो है ना अलग अलग पौधों में होते हैं। आपका जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म, स्पर्म, या इसी को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें दोनों पाया जाता है। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है या टेडोफाइट्स है ना, तो जिम्नोस्पर्म में आपका आप मेनली ट्रैकिट्स होता है, वेसल नहीं होता है। वेसल मेनली किसमें होता है? आपका एंजियोस्पर्म में। लेकिन ट्रैकिट्स भी पाया जाता है एंजियोस्पर्म में।
इसीलिए एंजियोस्पर्म जो है ना उसका डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है जिम्नोस्पर्म के तुलना में। अब आते हैं सीव ट्यूब में और कंपेनियन सेल्स का बात करते हैं, मतलब कि फ्लोएम में आते हैं। सीव ट्यूब भी जो है ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये सिंगल वाल का बना होता है, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीन वाल्ड बोल रहे हैं। ये थीन वाल्ड होता है। इसमें भी कई कंस्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं, जैसे कि हम सीव से इसमें देख रहे थे, ट्रैकिस और वेसल में देख रहे थे। इसमें भी कंस्टिट्यूएंट सेल्स कई होते हैं जो आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं, नलीनुमा निर्माण करते हैं। लेकिन उसमें इसमें क्या अंतर देख रहे हो आप, वो आपका थिक वाल्ड था तो डेड हो जाता है, और ये कैसा है, थीन वाल्ड है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, डेड है। ये डेड है और ये कैसा है, लिविंग है, क्योंकि थीन वाल्ड है। तो जो अपने आप को ज्यादा मोटा नहीं बनाता, मतलब कि अपना दिमाग को खुला रखता है, बंद नहीं करता है, वो आपका जीवित होता है। और जो अपने आप को ज्यादा काबिल समझने लगता है वो आपका डेड कर जाता है। सीव ट्यूब जो होता है वो भी कई कंपोनेंट सेल्स का बना होता है, और उसमें जो आपका देख रहे होंगे यहां पर देख रहे होंगे जहां पर दो सेल्स मिला है वहां पर पोर्स पाया जाता है ना। इसमें पिट्स था, दीवार पूरी तरह से हटा हुआ नहीं था, केवल एक दीवार नहीं था, एक दीवार तो था। यहां पर क्या देख रहे हो, पूरा पोर्स है, और इसी के कारण इसको सीव ट्यूब बोलते हैं। ये देखने में कैसा लग रहा है, ये जो प्लेट है ना वो प्लेट कैसा नजर आ रहा है, सीव लाइक नजर आ रहा है। सीव मतलब क्या, चलनी है ना, या जालिका, चलनी बोल सकते हो। आप लोग घर में चलनी देखते होंगे जिससे हम लोग क्या करते हैं, वो माताएं जो है ना अनाज को अलग अलग करती हैं, तो ये चलनी जैसा होता है इसमें प्लेट, इसलिए इसका नाम पड़ा है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब कैसा होता है आपको दिखाया हम। और कंपेनियन सेल्स जो होता है जस्ट इसके बगल में चिपका होता है, इसको सहायता करता है, तो वो भी थीन वाल्ड होता है। कंपेनियन सेल्स के बारे में ज्यादा आपको जानना नहीं है, तो यहाँ पर दो चीज आप देख लिए। जाइलम जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन मेनली किससे होता था, वेसल और ट्रैकिट से। वेसल का इफिशियंसी ज्यादा था क्योंकि उसका जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स थे, कंपोनेंट सेल्स थे, उनके बीच का दीवार पूरी तरह से टूटा होता है, जिससे कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जबकि जो आपका ये ट्रैकिट्स होता है उसके कंपोनेंट सेल्स के बीच का दीवार पूरी तरह से टूटा नहीं होता है, जिसके चलते ये इनकम्प्लीट ट्यूब जैसा काम करता है। और इनकम्प्लीट ट्यूब के जैसा काम करने के कारण इसका जो एसेंट ऑफ सैप का रेट होता है वो आपका स्लो होता है, जबकि इसका क्या होता है, काफी फास्ट होता है। तो एंजियोस्पर्म जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं उसमें दोनों पाया जाता है, लेकिन ज्यादा जो है ना आपका कौन होता है, वेसल। लेकिन उसके नीचे जो आपके प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म या आपका टेरिडोफाइट्स, उसमें मेनली क्या होता है, उसमें आपका मेनली केवल ट्रैकिट्स ही ज्यादा होता है, या कुछ में टेरिडोफाइट में तो केवल ट्रैकिट्स ही होता है, वेसल नहीं होता। सीव ट्यूब भी क्या है, एक नलीनुमा रचना है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं उसके बीच का जो दीवार होता है उसमें छेद हो जाता है। जबकि यहाँ पर पीट्स नजर आ रहा था आपको, पीट्स। पीट्स क्या होता है, एक दीवार होगा, दूसरा दीवार जो सेकेंडरी वाल था वो नहीं रहता है, तो वहां पर क्या होता है, आराम से आदान प्रदान, जैसे खिड़की में जाली लगाते ना, जाली, ऐसा जाली नुमा हो जाता है। यहाँ पर सॉरी, जाली जाली भी ठीक नहीं रहेगा, पर्दा कहो, पर्दा है ना, पर्दा जैसा। जाली जो है ना, इसमें आ जाओ, इसमें क्या देख रहे हो, छेद 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 जैसा हो गया है, किसमें, सीव ट्यूब में। अंतर एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए, इसमें छेद नहीं है, इसमें क्या है, पतला है ना, थीन वाल्ड है। वहां पर पीट्स की जगह पर क्या होता है, थीन वाल्ड होता है, ध्यान रखिएगा। जहां पर पीट्स होता है वहां पर दीवार कैसा होता है, ये थीन होता है, थीन वाल्ड होता है, यहाँ पर वाल्ड होता है, ध्यान रखिएगा। पीट्स थीन वाल्ड होता है, बाकी जगह वो क्या था, थिक वाल्ड था। लेकिन सीप जो आपका होता है वहां पर उसमें पोर होता है, कंप्लीटली आपका टूटा हुआ होता है, लेकिन छेद छेद के रूप में। और इसमें क्या होता है, वो पूरी तरह से, मतलब, तो बोलोगे सर तो इसमें वेसल और इसमें क्या अंतर है, तो ये देखो, ये डबल वाल्ड है, मतलब कि थिक वाल्ड है, ये थीन वाल्ड है। और इसमें इसमें अंतर और देखना है तो ऐसे समझ लो, आप लोग के घर में झरना होगा जिससे पानी गिरता है, नहाते वगैरह हैं वो,
तो झरना में देखिएगा कि वो आपका क्या होता है, जाली जैसा प्लेट लगा होता है और उससे पानी जो है ना वो गिरता है ऐसे, है ना, धारा धारा के रूप में। लेकिन उस झरना के जो जो आगे अगला हिस्सा है उसको खोल दो, तब देखना क्या होता है, डायरेक्ट पानी गिरने लगता है पाइप से, है ना, एक नाल एक अथी के रूप में। तो इसमें डायरेक्ट एकदम गिर रहा है, और इसमें क्या हुआ है, जाली जैसा है, तो जिससे क्या हो रहा है, वो आपका अलग अलग वो धारा के रूप में टूट रहा है, गिर रहा है, इसमें धारा के रूप में आएगा। ये आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो पढ़ना था आपको बता दिए। अब हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का बात करेंगे, एसेंट ऑफ सेप, और इसका बाद दोनों में क्या अंतर है।